Good morning, friends. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 12th, subject biology, chapter number 31, gametogenesis in human. Lecture number 1. So first of all, we know about what is the process of gametogenesis, कि gametogenesis होती क्या है. तो हम बात करेंगे कि गोनेड्स के अंदर, इन गोनेड्स द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बाय प्रीमोडाइल सेक्स सेल, इट इज़ नोन एज गैमेटोजेनेसिस. कि गोनेड्स के अंदर प्रीमोडाइल सेक्स सेल से गैमेट्स के बनने को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. और ये जो प्रोसेस है ये एक हार्मोन से कंट्रोल होती है, स्टिमुलेट होती है. वो हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि FSH. याद रखना कि गोनेड्स के अंदर प्रीमोडाइल सेक्स सेल से गैमेट फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं और ये FSH हार्मोन से स्टिमुलेट होती है. हम बात करें गैमेटोजेनेसिस की, तो गैमेटोजेनेसिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम. पहला जो मेल के अंदर होता है स्पर्म्स का बनना, स्पर्म्स बनने को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. और सेकंड फीमेल के अंदर जो ओवम बनता है उस ओवम बनने को कहते हैं oogenesis. तो याद रखें कि जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है यह 2 टाइप की होती है. पहली होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकंड होती है oogenesis. तो पहले हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, कि स्पर्म फॉर्मेशन बाय प्रीमोडाइल रिप्रोडक्टिव सेक्स सेल इन टेस्टिस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस. कि टेस्टिस के अंदर प्रीमोडाइल सेक्स सेल से स्पर्म्स बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. लेकिन वर्ड आया टेस्टिस. टेस्टिस क्या है? टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस के अंदर क्या है, लगभग 1000 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है. और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के जो बाहर का आउटर कवरिंग होती है वो कहलाती है ट्यूनिका प्रोपेरिया. याद रखना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के कवर को ट्यूनिका प्रोपेरिया कहते हैं. जबकि इसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम पाया जाता है जिसमें 2 टाइप की सेल्स होती है. पहली सेल्स जो है उसको कहा हमने सर्टोली सेल या सोमेटिक सेल. ये सर्टोली सेल. और सेकंड सेल जो है उसको कहा हमने जर्म सेल. याद रखना कि टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है जिसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम और उसके अंदर 2 टाइप की सेल्स होती है. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की तरफ इंटरनल पार्ट में आपको 2 टाइप की सेल्स मिलती है, सर्टोली एंड जर्म सेल. जर्म सेल जो होती है वो स्पर्म फॉर्मेशन करती है, यानी स्पर्म को बनाने का काम करती है. जबकि सर्टोली सेल या सोमेटिक सेल जो होती है वह सपोर्ट एंड न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म. याद रखना कि जो स्पर्म बना है उसको सपोर्ट देने का और न्यूट्रिशन देने का काम करती है. और हेड ऑफ स्पर्म एम्बेडेड इन इट, कि जो स्पर्म्स जो बना था उसका जो हेड वाला हिस्सा है वह सर्टोली सेल्स के अंदर धसा हुआ होता है जिससे उसको न्यूट्रिशन मिलता है. इन ह्यूमन दिस प्रोसेस कंप्लीटेड इन 74 days एंड इन 2 steps. लेकिन थोड़ा हम बात करें, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की तरफ ये 2 सेल्स होती है. लेकिन टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ लीडिंग सेल्स भी पाई जाती है जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती है. और ये क्या करता है, मेल के अंदर उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है. यहाँ पे 2 वर्ड्स आए हैं, एक आया है होलोजेनिक और एक आया है टीलोजेनिक. ये दोनों वर्ड का मीनिंग क्या होता है ज़रा देखें इसको. होलोजेनिक का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म पेरिफेरल टू सेंट्रल कैविटी. कि अगर हम बात करें प्रीमोडाइल सेक्स सेल में कि उसके पेरिफेरल रीजन से, किनारे वाले हिस्से से सेंटर तक आते आते स्पर्म्स बन जाता है पूरी तरीके से, तो उसको होलोजेनिक टाइप का स्पर्म फॉर्मेशन कहते हैं. लेकिन कुछ इंसेक्ट की अंदर क्या होता है कि प्री प्रॉक्सिमल टू डिस्टल पार्ट तक आते आते स्पर्म बनते हैं. याद रखना, जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ कि कोई एक सेल थी, उस सेल के एक किनारे से दूसरे किनारे तक
पहुंचते वक्त स्पर्म पूरी तरीके से बन जाए तो वो तो कहलाता है टीलोजेनिक टाइप, जो केवल इंसेक्ट में पाया जाता है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर होलोजेनिक टाइप पाया जाता है। मतलब जब बनना शुरू होता है स्पर्म, वो क्या है, पेरिफेरल टू सेंट्रल कैविटी, पेरिफेरल वाले हिस्से से, किनारे वाले हिस्से से सेंटर तक आते आते स्पर्म फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, जिसको होलोजेनिक टाइप का स्पर्म फॉर्मेशन कहते हैं। अब बात आई कि ह्यूमन के अंदर जो स्पर्म्स के बनने की प्रोसेस है वह 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जिसमें फर्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और सेकंड आता है स्पर्मेटोलियोसिस। क्या डिफरेंस है दोनों में, ज़रा देखें इसको। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स यानी कि स्पर्म कैसे बनता है, देखें इसको। इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहला आता है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड आता है ग्रोथ फेज एंड थर्ड आता है मैच्योरेशन फेज। क्या, जगह देखें कि सबसे पहले प्री मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल थी, उसके अंदर माइटोसिस होता है और माइटोसिस होके 2 सेल्स बनती है, जिसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर मदर सेल के इक्वल होते हैं। याद रखना कि प्री मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल में माइटोसिस होकर 2 सेल्स बनी, जिसके अंदर 2n कंडीशन यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन के अंदर ही क्रोमोसोम थे। इसको हमने मल्टीप्लिकेशन फेज कहा था। और इसमें याद रखना है आपको कि प्री मोडाइल रिप्रोडक्टिव सेल से स्पर्मेटोगोनिया बने थे, जो 2 थे। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया आपके सामने आ गए हैं मल्टीप्लिकेशन फेज से, वो आगे क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं और न्यूट्रिशन लेने के बाद अपने शेप को बढ़ा देते हैं, जिसको कहते हैं ग्रोथ फेज। ये बहुत ही लंबी फेज है। इसके अंदर क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया न्यूट्रिशन लेता है, जिससे अपने साइज को ट्वाइस कर देता है, लगभग दुगना कर देता है। तब इसको हम स्पर्मेटोगोनिया न कह के इसको कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटिड। याद रखना, प्राइमरी स्पर्मेटिड कब कहा जाता है, जब यह न्यूट्रिशन लेके अपने साइज को दुगना कर देता है। अभी भी ये 2n कंडीशन में था, यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन में था। आगे की सिचुएशन जब आती है तो इसके अंदर मियोसिस होता है। याद रखना, मियोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जब क्रोमोसोम हाफ होते हैं। तो हाफ होने वाली कंडीशन मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, हमने क्लास 11th में सेल डिवीजन देखा था, जहाँ पे हमने मियोसिस की प्रोसेस को देखा। वहाँ पे मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड होता था। तो क्या होगा इसमें कि पहला जो मियोसिस होगा उसमें क्या है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी वह 2 सेल में डिवाइड हो जाती है और 2 सेल में डिवाइड होकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। लेकिन इसके अंदर क्रोमोसोम हैप्लॉइड कंडीशन में आ जाते हैं। याद रखना, क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं यहाँ पे, और इनमें वापस डिवीजन होगा और डिवीजन होने के बाद ये क्या है, 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कहलाते हैं स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड के अंदर भी हैप्लॉइड कंडीशन के क्रोमोसोम होते हैं। तो हम एक बात कह सकते हैं, ये जो मियोसिस हुआ इसको हमने मैच्योरेशन फेज कहा। तो हम कह सकते हैं कि स्पर्मेटिड बना कहाँ से, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सेल से। और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव या प्राइमरी सेक्स सेल जो थी उससे आपके सामने एक कह सकते हैं, एक से आपके सामने ये 4 स्पर्मेटिड्स मिले थे। लेकिन बात क्या कहेंगे हम इसके बारे में, हम कहेंगे कि स्पर्मेटिड क्या है, कि स्पर्मेटिड जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियर शेप जो है बहुत कम होता है, वो कह सकते हैं नॉन मोटाइल कंडीशन के होते हैं। कि स्पर्मेटिड के बाद में इसमें क्या होता है, स्पर्मेटिड जिसमें न्यूक्लियर शेप जो है वो डिहाइड्रेशन होने के कारण कम हो जाता है और क्रोमोसोम एक दूसरे के पास पास आने लगते हैं, जिससे इसका वेट डिक्रीज हो जाता है और यह मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने कहा ये जो स्पर्मेटिड्स थे ये गोल कह सकते हैं ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर थे, नॉन मोटाइल कंडीशन थे। तो वह मोटाइल स्पर्म यानी कि चलने वाले, मूवमेंट करने वाले स्पर्म्स में कैसे कन्वर्ट होंगे, कि इसका न्यूक्लियर शेप डिहाइड्रेट हो जाएगा, क्रोमोसोम नज़दीक आ जाएंगे, वेट कम होने के कारण ये मोटाइल स्पर्म्स में कन्वर्ट होंगे। नेसेसरी मटेरियल्स जो है इनके अंदर रिमूव हो जाते हैं, केवल डीएनए ही बचता है जो एक टाइप का हेरिडिटी मटेरियल्स होता है। और न्यूक्लियस का जो शेप है वह
नैरो शेप का हो जाता है, यानी कि नुकीला हो जाता है, जो आसानी से पानी के अंदर या लिक्विड मीडियम के अंदर स्विम कर सके। और शेप ऑफ हेड डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ न्यूक्लियस। याद रखना, हेड का शेप जो होगा स्पर्म का न्यूक्लियस पे ही डिपेंड करेगा। जैसे ह्यूमन और बुल के अंदर ओवल शेप का होता है, वह रैट और फ्रॉग जो है उसमें डैगर शेप का होता है। और बर्ड्स जो होते हैं उसमें स्पाइरल शेप का हेड पाया जाता है, किसमें, स्पर्म्स में। आगे बात आती है स्पर्मेटोलियोसिस। स्पर्मेटोलियोसिस क्या होती है कि स्पर्मेटिड से स्पर्म्स में बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोलियोसिस कहते हैं। हमने अभी जो पहले देखा था वो स्पर्मेटोसाइट थे, वो गोल थे, स्पेरिकल थे और नॉन मोटाइल थे, जबकि जो स्पर्म होता है वह थ्रेड लाइक होता है, धागे के जैसा, जो मोटाइल कंडीशन का होता है। इनमें क्या होता है कि न्यूक्लियस और गोल्जी बॉडी दो स्ट्रक्चर मिलके हेड को बनाते हैं और हेड में एक्रोसोम पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह उसके माइटोकॉन्ड्रिया और डिस्टल सेंट्रियोल जो है ये दोनों मिलके स्पर्म की टेल को बनाने का काम करते हैं। और इसका जो हेड है स्पर्म का वो क्या है, इम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स के अंदर धसा हुआ होता है और उसी से न्यूट्रिशन लेता रहता है। स्पर्म जो है ये क्या है, एक्सक्लूडेड बाय स्पर्मिएशन प्रोसेस। याद रखना, स्पर्मिएशन प्रोसेस के कारण ही स्पर्म सर्टोली सेल से बाहर छोड़े जाते हैं। एक प्रोसेस का नाम याद रखना है आपको, प्रोसेस का नाम है स्पर्मिएशन, जिसके ज़रिए क्या है कि मैंने कहा है स्पर्म सर्टोली सेल्स में धसे हुए होते हैं और इस प्रोसेस के कारण ये बाहर निकलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड हार्मोन। हार्मोन कौन कौन से, LH और FSH। LH को कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो क्या करता है, लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे एंड्रोजन सिक्रेट होता है। और स्टिमुलेटेड FSH जो है, FSH सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। स्पर्म की लाइफ देखें तो वह 55 to 60 मिनट इन एब्सेंट ऑफ फूड एंड मोर टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा और फूड होगा तो 55 से 60 मिनट तक इसकी लाइफ होती है। ह्यूमन के स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखें, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो उसमें आता है कि मेल गैमेट जो है स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म कहलाता है, जिसके कह सकते हैं फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है उसका हेड, एक होता है उसका नेक, एक मिड पीस और एक टेल। एक एक करके हम बात करते हैं क्या क्या ये पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेड की। तो हेड वाला जो हिस्सा होता है, हेड वाले हिस्से के अंदर एक तो उसका न्यूक्लियस होगा, एक होगा उसका एक्रोसोम। न्यूक्लियस की बात करें, फॉर हेरिडिटी फंक्शन ए सेट ऑफ क्रोमोसोम इज फाउंड। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो क्या करते हैं, हेरिडिटी फंक्शन के लिए काम आते हैं, कि जब ये फ्यूज़न होगा तो बच्चे के अंदर उसके पिता के जो कैरेक्टर है वो केवल और केवल इस न्यूक्लियस के कारण ही आएंगे। और साथ में यहाँ पे एक कह सकता प्रोटीन होते हैं, प्रोटएमीन प्रोटीन साथ में होता है। जबकि जो एक्रोसोम होता है उसमें कई एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि एंटी फर्टिलाइजिन, लाइसिन और हाई एल्यूरोनिडेज और सिथेप्सिन। ये क्या करते हैं कि फीमेल की जो एग है उस एग के ऊपर की मेम्ब्रेन को गलाने का काम करते हैं। तो हमने देखा कि जो हेड वाला रीजन है, उस हेड वाले रीजन में नॉर्मली दो चीज़ें पाई गई। एक तो था न्यूक्लियस जिसमें हेरिडिटी कैरेक्टर थे, एक था एक्रोसोम जिसमें कई एंजाइम थे जो फीमेल के अंदर एग की मेम्ब्रेन को गलाने का काम करता है। आगे बात करते हैं हम, तो आगे जो स्पर्म का पार्ट आता है वो आता है नेक वाला रीजन, ये गर्दन वाला हिस्सा। नेक का काम होता है जॉइन हेड इनटू मिड पीस, के हेड को मिड पीस से जॉइंट करने का काम नेक करता है। और नेक वाले रीजन में इट बिकम डिस्टल सेंट्रियोल विच इज रिमेन इज 90 डिग्री ऑफ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, कि यहाँ पे दो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, एक का नाम है डिस्टल, एक का नाम है प्रॉक्सिमल, जो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे जुड़े हुए होते हैं। याद रखना 90 डिग्री का इनके बीच में एक एंगल होता है, एक तो डिस्टल सेंट्रियोल होता है, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे पाए जाते हैं। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है
कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल फाइबर। सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और सेल डिवीजन होकर सेल्स के नंबर बढ़ेंगे तो वही स्पिंडल्स को बनाने में यह डिस्टल कह सकते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल काम करता है। जबकि जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है, डिस्टल सेंट्रियोल का काम होता है फॉर्म एक्सिस एंड आल्सो वर्क एज बेसल बॉडी। डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है कि ये एक्सिस को बनाता है, एक्सिस जो है उसके मिड पीस के अंदर होता है, इस एक्सिस को बनाता है और बेसल बॉडी की तरह काम करता है। स्ट्रक्चर ऑफ ए एक्साइल फिलामेंट इज सिमिलर टू फ्लैजिलम 9+2। अभी आपको ये एक वर्ड याद रखना है कि एक्सियल फिलामेंट जो है स्पर्म का, उसका जो स्ट्रक्चर होता है 9+2 की फॉर्म में ही होता है, जो लगभग कह सकते हैं फ्लैजिलम के अंदर होता है। मैं अभी आपको आगे समझा दूंगा कि क्या होता है यह 9+2। मतलब इसको जब कट करते हैं तो कट करने के बाद 9+2 की फॉर्म में छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं इसके अंदर। आगे बात करते हैं मिडल पीस की। तो मिडल पीस के अंदर क्या है, ज़रा हम देखें इसको कि मिडल पीस के अंदर फिलामेंट के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया सराउंडेड होते हैं और मैमल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक टैप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको निबेन कर्ण कहते हैं। ये देखिए, मैंने कहा कि जो एक्साइल फिलामेंट है बीच वाला, इसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया एक फीते के जैसा शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया है और ये क्या कहलाते हैं, निबेन कर्ण। माइटोकॉन्ड्रिया को ही निबेन कर्ण कहा। कब कहा, जब यह इस एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ फीते के जैसा टैप लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। एक और बात, मिड पीस जो है उसके आउटर सरफेस पे एक लेयर पाई जाती है जो कहलाती है मैनचेट। मैनचेट आउटर लेयर है, देखना, टुवर्ड पेरिफेरल इन मिडल पीस ए थिन लेयर इज प्रेजेंट, इट इज नोन एज मैनचेट। और एट द एंड ए रिंग शेप स्ट्रक्चर फाउंड विच इज नोन एज एन्यूलस और जेनसन रिंग। इट्स फंक्शन इज स्टॉप द माइटोकॉन्ड्रिया टू गोइंग टेल पार्ट। कि अगर आप नीचे की तरफ देखो तो नीचे की तरफ आपके एक रिंग के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो एन्यूलस कहलाता है। इस रिंग का काम होता है कि ये जो मिड पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे स्पर्म को ताकि स्पर्म मूवमेंट कर सके, इन माइटोकॉन्ड्रिया को टेल वाले रीजन में आने से रोकना, टेल वाले हिस्से में आने से रोकने का काम यह एन्यूलस करता है जो मिड पीस में एक रिंग फॉर्म में पाया जाता है। टेल रीजन की बात करें तो यह सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है स्पर्म का, जिसके अंदर भी 9+2 की फॉर्म में ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। स्पर्म्स जो निकलते हैं, एक्सक्लूड जो होते हैं, वो आगे कहाँ जाता है, आगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से एपिडिडाइमिस की तरफ, फिर वैसे डिफरेंस की तरफ, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ, सेमिनल वेसिकल और फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर आगे की तरफ जाते हैं। और ये जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड है यह एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोबिलिटी, एक बहुत ही कह सकते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट है ये दोनों। इसका सिक्रेशन स्पर्म्स को मिलता है तो वह मैच्योर होते हैं और उसमें मोबिलिटी आ जाती है। फॉर्मेशन ऑफ सेमन बाय स्पर्म विद सेमिनल प्लाज्मा, कि स्पर्म के साथ इस सेमिनल वेसिकल का जो लिक्विड मिलता है जिसको सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, उसी को दोनों को कंबाइन फॉर्म में सेमन कहते हैं। और ह्यूमन मेल जो है एक समय में 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स को रिलीज करता है, जिसमें से 60% जो स्पर्म होते हैं वे नॉर्मल साइज के होते हैं जबकि 40% स्पर्म फास्ट मोबिलिटी वाले होते हैं। यहाँ पे हमने भी स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा था, लेकिन स्पर्म के स्ट्रक्चर में हमने बात की थी एक्रोसोम की। तो एक छोटा क्वेश्चन इसका भी बनता है कि एक्रोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये क्या खासियत होती है एक्रोसोम की। तो ज़रा देखें इसको। तो एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वह गोल्जी बॉडी से होता है। बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स जो होते हैं, जिनमें से एक या एक से ज़्यादा बड़े वैक्यूल, जिनमें से एक या एक से ज़्यादा वैक्यूल साइज में इंक्रीज हो जाते हैं, जिनको कहते हैं प्रो एक्रोसोमल पार्टिकल। याद रखना कि गोल्जी बॉडी के अंदर बहुत सारे वैक्यूल होते हैं जिसमें से एक या इससे ज़्यादा
वैक्यूल अपने साइज में बढ़ जाते हैं, जिसको प्रो एक्रोसोमल पार्टिकल कहते हैं। बाद में ये प्रो एक्रोसोमल पार्टिकल आपस में फ्यूज़ होकर जुड़कर एक एक्रोसोमल पार्टिकल बनाते हैं और ये एक्रोसोमल पार्टिकल फैल जाता है न्यूक्लियस के ऊपर और एक्रोसोम को बना देता है। एक्रोसोम की बात करें तो एक्रोसोम कैप ऑफ स्पर्म का कैप है जो न्यूक्लियस को ढकने का काम करता है, बचाने का काम भी करता है कि ताकि इसके अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो ख़राब ना हो। दूसरा, एक्रोसोम के अंदर कई एंजाइम्स होते हैं जो ओवम मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने का काम करते हैं। स्पर्मेटिड्स की बात करें, जो मैंने अभी कहा था नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर, उसके अंदर सेंट्रोसोम 2 टाइप के होते हैं। सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम में 2 टाइप के सेंट्रियोल्स होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक डिस्टल सेंट्रियोल जो अभी हमने बात की थी, और ये दोनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल से जुड़े हुए होते हैं। तो याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम कुछ इस तरीके से थी, गोल्जी बॉडी से ही एक्रोसोम बना था। तो इसके साथ आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम oogenesis के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।